तो बच्चों ये वंडरवॉल फोर्सेस हो चुके हैं। अब जो गैसेस हैं उन गैसेस के अंदर ये जो 4 तरह के मैंने आपको बल बताए हैं, इसमें एक और चीज होती है जो गैस को बाकी की जो अवस्थाएं होती है उनसे आप अलग करते हो, और वो है ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको आप लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वंडरवॉल फोर्सेस मैंने आपको सारा बता दिया है, सारा एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। अब ये मैं नई बात आपको बता रहा हूं, ये है ऊष्मीय ऊर्जा। और ये ऊष्मीय ऊर्जा मतलब क्या है? ये मोशन जो गैसेस हैं, वो गैसेस के जो अणु होते हैं, राइट, या कोई भी द्रव्य है, कोई भी मैटर है, द्रव्य की कोई भी अवस्था है, उसमें जो परमाणुओं या अणुओं के गमन से ये ऊष्मा, ये ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऐसा माना जाता है कि जिन द्रव्य की जिस अवस्था में अणुओं का या परमाणुओं का जितना बढ़िया तरीके से गमन हो सकता है, जितना बढ़िया तरीके से मोशन हो सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो एक जैसे गैस है, गैस के अंदर परमाणुओं का या अणुओं का जो मोशन होता है, जो गमन होता है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। और इसीलिए अपन ये कहते हैं कि जो थर्मल एनर्जी है, जो ऊष्मीय ऊर्जा है, वो ऊष्मीय ऊर्जा सबसे ज्यादा गैसेस के अंदर मानी जाती है। और ये सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो एवरेज गतिक ऊर्जा होती है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट, उसको भी यही डिफाइन करती है, थर्मल एनर्जी डिफाइन करती है। ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ये ऊष्मीय ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। ऊष्मीय ऊर्जा इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा कि गैस, जो 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी, गैस, उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस, इस दिशा के अंदर गैस में जो अंतरा आणविक बल है, अंतरा आणविक बल को लेकर अगर आप बात करोगे, अंतरा आणविक बल को लेकर अगर आप बात करेंगे, तो वो इस ऑर्डर में बढ़ता चला जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से जानता है कि जो गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं वो सबसे कम होते हैं, वो सबसे कम मिनिमम माने जाते हैं। इसका मतलब ये गैस, फिर ये द्रव और उसके बाद ये ठोस, ये अंतरा आणविक बल को लेकर मैं बात कर रहा हूं। और अगर मान लीजिए कि हम ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर बात करें, ये गैस, ये द्रव और उसके बाद ठोस, तो अगर ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा गैसेस के अंदर मिलती है, राइट, थर्मल एनर्जी। मैंने आपको बताया कि ये गमन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं या जो अणु होते हैं, उनके गमन से ये उत्पन्न होती है, राइट। देखिएगा दोनों अलग अलग ऑर्डर्स हैं, दोनों अलग अलग ऑर्डर्स हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा ठोस में होते हैं, राइट, और सबसे कम जो थर्मल एनर्जी मानी जाती है वो ठोस में होती है। क्यों? क्योंकि ठोस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका किसी तरह का कोई गमन नहीं होता है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, किसी तरह का कोई मोशन नहीं होता है, राइट। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, अपनी अपनी कॉपी में नोट करें कि गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था के लक्षण, राइट। अब मैं लक्षण को लेकर बात कर रहा था, जो गैसेस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलेंगे
गैस यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग, गैसीय अवस्था के लक्षण, गैसीय अवस्था के लक्षण। इसमें सबसे पहला हम लिखेंगे गैस अत्यधिक संपीड्य होती है, यह पहला। दूसरा, अत्यधिक संपीड्य होती है। संपीड्य मतलब होता है कंप्रेसिबल, इसका मतलब यह होगा इट इज कंप्रेसिबल। दूसरा, गैस का घनत्व द्रव व ठोस के मुकाबले अत्यंत कम होता है। तीसरा, गैसें समान दाब गैसें समान दाब प्रेक्षित करती हैं। समान दाब प्रेक्षित करती हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्लोज्ड वेसल है, उस क्लोज्ड वेसल के अंदर अगर गैस है, तो गैस उस पात्र के चारों तरफ जो वॉल्स हैं, पात्र की जो वॉल्स हैं, उसके ऊपर वो समान प्रेशर एक्सर्ट करेगी। गैसें समान दाब प्रेक्षित करती हैं। अगला, गैस का आयतन, दैट इज वॉल्यूम, व शेप, आयतन व शेप नहीं होता। वो पात्र के अनुसार जो गैसेस होती हैं, वो गैसेस का कोई फिक्स आयतन या उसका फिक्स शेप नहीं होता है। इसका मतलब जैसा पात्र होगा, जिस पात्र में गैस डालोगे वैसा वॉल्यूम हो जाएगा और वैसे ही उसका जो है शेप हो जाएगा। पात्र का जैसा शेप होगा वैसा ही उसका माना जाएगा। ये चौथा लक्षण। और जो आखिरी लक्षण अपन मानते हैं कि गैसें बिना किसी यांत्रिकी सहायता के किसी भी अनुपात में मिश्रित की जा सकती है, की जा सकती है। की जा सकती है।
राइट मतलब गैस को मिक्स करने के लिए कोई मैकेनिकल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। जैसे कि आप घरों की बात करें, अगर हम घर में बात करें तो आप कोई शेक बनाना चाहते हैं, दूध और मैंगो को मिलाकर आप शेक तैयार करना चाहते हैं, तो उसको मिक्स करने के लिए, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स करने के लिए आपको निश्चित रूप से यांत्रिकी मिक्सर की जरूरत पड़ती है। यह अपने आप में एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, एक मिक्सर की जरूरत पड़ती है आपको। बगैर मिक्सर के राइट उसको मिक्स करना, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से घोल तैयार करना, वो पॉसिबल नहीं होता है। यहां पर गैसेस में, गैसेस की अगर मैं बात करूं तो गैसों को बिना किसी यांत्रिकी सहायता से आप उसको आसानी से उसका मिश्रण तैयार कर सकते हैं। तो ये बच्चों बेसिकली, अच्छा मैं फिर से एक बार शुरू से बता दूं आपको कि यहां पर लिखा हुआ गैस अत्यधिक संपीड्य होती है। संपीड्य से मतलब यह होता है कि गैसेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कंप्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के अणु हैं, वो गैस के अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और बहुत ज्यादा दूर दूर होने की वजह से उसको कंप्रेस किया जा सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। अब इसमें कोई गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये अणु नजर आ रहे हैं, गैस के अणु। अब आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा, अगर मैं दाब का इस्तेमाल करूंगा, तो जब मैं दाब लगाऊंगा तो ये अब नीचे तक चला जाएगा, मतलब कंप्रेशन पॉसिबल है। सॉलिड का भी कंप्रेशन हो सकता है, हम उस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को भी कंप्रेस किया जा सकता है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की चाहिए। सबसे सरलता से, आसानी से आप गैसियस मॉलिक्यूल्स को, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये बच्चों 5 पॉइंट्स आपके सामने हैं। गैस का घनत्व द्रव व ठोस के मुकाबले अत्यंत कम माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, इट इज वेरी मच करेक्ट कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये गैसियस मॉलिक्यूल क्योंकि काफी दूर दूर होते हैं, तो काफी दूर दूर होने की वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस गैस का जो घनत्व है किसी ताप पर, राइट आप देखेंगे कि वो काफी कम होता है ठोस और द्रव के मुकाबले। तो ये 5 पॉइंट्स सब बच्चे को अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, राइट इसको ध्यान में रखिएगा। खास कर ये जो पहला वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा कि जो गैसें हैं वो गैसें समान दाब एक्सर्ट करती है। मतलब किसी पात्र में अगर कोई पात्र है और उस पात्र में अगर गैस है, तो जो गैस है उसके जो कण हैं वो पात्र से बिल्कुल इवनली टकराते हैं, मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर माना जाता है। अभी जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हो अभी, राइट उस कमरे के अंदर भी तो प्रेशर समान है, वहां पर भी तो हवा है, हवा भी तो अपने आप में गैस है, वायु है वहां पर, हम भी तो वायुमंडल, वायु से घिरे हुए हैं पूरी तरीके से। तो समान दाब बोलते हो आप एक वायुमंडल मानते हो या आप एक बार मानते हो, तो एक बार ये समान दाब माना जाएगा हर जगह पर, राइट। सो दिस इज माय थर्ड पॉइंट अब मेरे हिसाब से, और ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चौथा पॉइंट हर बच्चे को क्लियर होगा कि गैस का कोई आयतन व उसका कोई शेप नहीं होता, आयतन इट मींस उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। तो होपफुली इट इज ऑल क्लियर, राइट। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बहुत ही स्टार्टिंग में बच्चों मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जो गैसेस होती हैं ये द्रव्य की सबसे सरलतम अवस्था मानी गई है। मतलब गैस को आप बहुत बढ़िया तरीके से सामान्य नियमों से आप गैस को डिफाइन कर सकते हो, एज कंपेयर टू सॉलिड्स और एज कंपेयर टू लिक्विड्स, बराबर ठोस या द्रव के मुकाबले। अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं गैस की तरफ, गैसेस लॉ की तरफ। सबसे पहले मैं बॉयल्स का नियम लूंगा, राइट। तो गैसेस को डिफाइन करने के लिए, राइट उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिफाइन करना और उसको मेजर करना बहुत ही आसान है। मतलब जैसे प्रेशर है, कोई गैस है, किसी गैस को आप डिफाइन करना चाहते हो, उसको परिभाषित करना चाहते हो, तो बेसिकली बच्चों में बता दूं आपको 4 प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। वो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? एक तो आप प्रेशर को लेकर बात करते हो, वन इज प्रेशर, अनदर वन इज वॉल्यूम, तीसरा तापमान, वॉल्यूम मतलब आयतन, तीसरा तापमान और चौथा उसका द्रव्यमान।
ये चार चीजों से आप गैस को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन कर सकते हो। वन इज प्रेशर, दाब, दूसरा आयतन, वॉल्यूम, तीसरा ताप, टेम्परेचर, चौथा मास, द्रव्यमान। ये चार चीजों से आप गैस को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं बॉयल्स लॉ की तरफ आ रहा हूं, देखिएगा अब आप। बच्चों नोट कर लीजिएगा बॉयल का नियम। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर निश्चित मोलों की संख्या, निश्चित मोलों की संख्या पर दाब, गैस का दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके आयतन के होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके आयतन के होता है, जिसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको आप बोलते हैं व्यत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती टू वॉल्यूम टू आयतन माना जाता है। राइट, इसको हम बोलते हैं प्रेशर, दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, प्रोवाइडेड कि अगर तापमान, जो गैस है उस गैस का तापमान वह उसके मोलों की संख्या अगर निश्चित हो। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द कॉम्पोजिशन, मतलब तापमान वह उसके मोलों की संख्या, कोई भी गैस है राइट, उसका जो तापमान और अगर मोलों की संख्या, उसका जो भार है, उसका जो द्रव्यमान है, अगर वो फिक्स कर दिया जाए तो आप ये बोलेंगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। या तो आप ये बोलो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या आप यूं कह लो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और आप कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू K। K जो है हमारा स्थिरांक है, K स्थिरांक हुआ, दैट इज कांस्टेंट। समानुपाती कांस्टेंट इसको बोलते हैं, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। और ये जो K का मान है, सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि ये जो K का मान होता है, ये K का मान तापमान, भार या द्रव्यमान कह लो, या उन कारणों, या उन कारणों जिससे कि दाब व आयतन, दाब व आयतन में परिवर्तन आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। के मतलब पूरी तरीके से आप कांस्टेंट नहीं बोलते हो बच्चों। के का मान तापमान, गैस का द्रव्यमान, गैस का भार, या उन कारणों जिससे प्रेशर या वॉल्यूम में परिवर्तन आ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जो के है वो के अपने आप में कांस्टेंट है यहां पर, बट इसका जो मान है वो तापमान व मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, या उन कारणों पर जिस पर प्रेशर या वॉल्यूम डिपेंड करता है, जिन कारणों पर प्रेशर या वॉल्यूम डिपेंड करता है। राइट, और इसका मैं पहला ग्राफ बच्चों आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि यहां पर आपने प्रेशर लिया, प्रेशर हम चला रहे हैं बार में, बार में, और यहां पर वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लीजिए हमने डेसीमीटर क्यूब में लिया। सारे बच्चे जानते होंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। राइट, इसमें इस तरह का कर्व हमारे को मिलता है। राइट, बिल्कुल सही बात है ये कि जैसे जैसे
जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। राइट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो दाब होता है, किसी गैस का जो दाब होता है, अगर दाब को कम करोगे तो जो आयतन है वो आयतन बढ़ेगा, या आयतन को कम करोगे, आप कंप्रेशन करोगे, तो अगर कंप्रेशन करोगे, संपीड़न अगर करोगे आप, संपीड़न अगर करोगे आप, तो उस सिचुएशन के अंदर जो दाब है वो दाब बढ़ जाएगा। राइट, ये अलग अलग तापमान के ऊपर गौर फरमाइएगा, सारे बच्चे गौर फरमाइएगा प्लीज, कि ये अलग अलग तापमान के ऊपर हमने प्लॉटिंग करा है। दिस इज द, मान लीजिए अगर ये 200 केल्विन है, राइट, ये 400 केल्विन ले लीजिए, राइट, ये 600 केल्विन ले लीजिए। राइट, आप देख सकते हैं कि तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तापमान किसी, ये सब आइसोथर्म हैं, सारे बच्चे इस बात को नोट करिएगा कि ये सारे आइसोथर्म हैं। मतलब बॉयल का नियम तभी लगेगा, बॉयल का नियम तभी काम करेगा जब तापमान फिक्स होगा। तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो तापमान चेंज कर रहे हो आपने 200 केल्विन किया है, फिर 400 केल्विन किया है, फिर 600 केल्विन किया है। एक्चुअली ये जो कर्व है मेरे, ये कर्व एक पर्टिकुलर तापमान के ऊपर प्लॉट किए गए। ये जो कर्व है, ये कर्व एक पर्टिकुलर तापमान के ऊपर प्लॉट किया है मैंने। राइट, दीज आर आइसोथर्म्स, इनको हम आइसोथर्म बोलते हैं। राइट, समतापीय, ये समतापीय माने जाते हैं। राइट, और दूसरा ग्राफ एक और मैं प्लॉट कर रहा हूं, उसको भी बना लीजिएगा। ये मेरा दूसरा है, प्रेशर वर्सेस 1/V के बीच में। ये मेरा दूसरा है, प्रेशर वर्सेस 1/V के बीच में। राइट, ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, एंड बिकॉज द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, राइट, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अगेन ये अलग अलग तापमान के ऊपर है, अलग अलग तापमान पर है। ये टेम्परेचर T1 ले लो, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3, सच दैट द T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। घटते हुए क्रम में T3 सबसे बड़ा है, उसके बाद T2 आएगा और उसके बाद T1 आएगा। घटते हुए क्रम के अंदर अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से आप लेते हो। राइट, आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही चीजें सारी के सारी बहुत ही क्लियर है। तीसरा ग्राफ एक और मैं प्लॉट कर रहा हूं जो बॉयल के नियम को दर्शाता है। राइट, द थर्ड प्लॉट इज पीवी वर्सेस प्रेशर के बीच में। प्रेशर बार के अंदर मैंने लिया हुआ है, ये इस तरीके से आपको मिलेगा, पीवी वर्सेस प्रेशर के बीच में। राइट, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। राइट, जो मैंने बोर्ड पर आपके सामने बनी हुई है। राइट, क्यों? क्योंकि पीवी कांस्टेंट है, और क्योंकि पीवी कांस्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर तापमान के ऊपर और किसी फिक्स द्रव्यमान, अगर गैस का है तो जो पीवी होगा वो पीवी हमारा कांस्टेंट है, और क्योंकि पीवी कांस्टेंट है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन आप शो करेंगे उसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो प्रेशर के चेंज करने पर इस जगह पर प्रेशर है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर को चेंज करने पर, राइट, पीवी के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पीवी हमारा अपने आप में स्थिरांक रहेगा। राइट, तो ये बच्चों मैंने बॉयल के नियम के एक जनरल आपको बातें बताई है। राइट, अगली कक्षा के अंदर अपन